जनतंत्र का जन्म। और ये बहुत बड़ा कवि लिखे हैं रामधारी सिंह, राष्ट्र कवि था ये। कवि का नाम था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो ये तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो इसका पूरा किताब पढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो जनतंत्र का जन्म यानी जनतंत्र का जन्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये कि लेखक कौन है, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखेंगे। तो दिनकर की दृष्टि में समय का रथ का घर घर नंद क्या है, स्पष्ट करे। उत्तर, कवि ने सदियों से राजतंत्र से शोषित, राजतंत्र यानी राजा के द्वारा शोषित, यानी कवि ने सदियों से राजतंत्र, राजतंत्र उसे कहते हैं जो राजा का शासन हो। तो राजा का, भारत में क्या था, राजा का शासन था। तो राजा तंत्र से शोषित जनता को जागृत का उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों को ध्यान उत्कृष्ट किया है। तो कहने का मतलब है, जो राष्ट्र कवि थे क्या देखा, सदियों से राजतंत्र यानी राजा के द्वारा जनता शोषित था, और जनता को जागृत करने का उजागर करते हुए समय का चक्र की ओर समय को उत्कृष्ट किया है। यानी जेकर जनता को जागृत का उजागर करते हुए जनता को क्या करता है, जागृत करने का काम करता है। और हुए समय के चक्र के यानी समय के चक्र की ओर लोगों को ध्यान उत्कृष्ट कहता है। समय का चक्र है, उधर ध्यान दीजिए। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। अब राज सिंहासन पर क्या है, प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय कोई पुकार है, क्रांति का सखानंद के रूप में रथ के घरानंद है, घर घर नाद है, घर घर घरा घर नाद है। यानी समय की पुकार है, समय क्या है, समय की पुकार है कि क्रांति का सखनंद के रूप में, यानी सखनंद पूज चुका है, रथ के घर घर नंद है। और ये क्या है, घर घर नंद है। ये कौन कहा है, ये रवि इधर समय का चक्र को घरानंद कौन कहा है, रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इतना लिख देना है। ठीक है। कवि के दृष्टि में आज का देवता कौन है और वो कहाँ मिलेगा। तो उत्तर में लिखना है, कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीने बहाकर देश हित की कार्य करती हैं। तो क्या करती है, जो भारतीय प्रजा है यानी भारतीय जो प्रजा है, जो खून पसीना बहाकर देश देश हित की कार्य करती, यानी खून पसीना करने का मतलब भारत का प्रजा क्या होता है, किसान करता है, खून पसीना लगता है, देश कार्य करती, जिसके बल पर देश के सुख संपदा जिसके बल पर क्या होता है, देश सुख संपदा स्थापित होता है। जैसे तो भारत का खून पसीना कौन बहाता है, किसान बहाता है, मजदूर बहाता है। और देश हित के कार्य करता है, किसान भी देश हित के कार्य करता है, किसान खून पानी बहाता है और मजदूर भी। और देश हित के जिसके बल पर सुख संपदा स्थापित होता है, इसी के बल पर क्या होता था, सुख संपदा बल स्थापित होता, जो स्वयं आहुति देकर देश को सुखी बनाता। और स्वयं आहुति देकर क्या करता था, देश को सुखी बनाता था, को आज को देवता कहा गया है। तो आज को देवता को उसको कहा गया, कवि की दृष्टि में उसी को कहा गया, किसान और मजदूर को। कवि भारत पर जाता है तो खून पसीना बहाकर देश को अधिकारी करता है, जिसके बल पर सुख संपदा सृजित करते, तो किसान और मजदूर क्या है, आज का देवता है। तो ये लिख देना, आहुति देकर देश की हित करने के लिए कहता है। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है, और क्यों, कवि क्यों कहकर उनका प्रतिवाद करता है। तो यहाँ से लिखना है, अंग्रेजी सरकार भी अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राज्य सुख में विलुप्त है। तो क्या कह रहा है, जो राज्य सरकार है, अंग्रेजी सरकार भी भारत को जनता को क्या समझता, अबोध अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राज्य सुख भोग के लिप्त हुआ समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची है। तो वो क्या समझती है, बच्चा क्या है, दूध, जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। लेकिन इस प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है, तब जब उसे अपनी निहित शक्तियों का आभास हो जाता है, तो तब वह राजतंत्र हिला उठता है। और क्या करता है, राजतंत्र हिला रहता है। तो ये किसको कहा है, कवि ने किन किन लोगों की दृष्टि में फूल फूल जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, कवि कहकर प्रतिवाद करता है। तो कब क्या कह रहा है, तो ये अंग्रेजों को सचेत कर रहा है कि अंग्रेज सरकार भी भारत को जनता को क्या समझ रहा है, वो समझकर प्रलोभन देकर सासु भुक्त लिप्त हो रही है। वह समझती है कि जनता फूल एवं दूधमुही बच्ची की तरह है। लेकिन इसका प्रतिकार में कवि ने कहा है, जब भोली भोल लगने वाली जनता जाग जाती है, तब वो अपनी निहित शक्ति को आभास हो जाती है, और जब राजतंत्र हिल जाता। तो यहाँ क्या था, अंग्रेजों का राजतंत्र था। तो ये कवि इस तरीके से कहता है, और इस तरीके से यहाँ तक आपको लिख देना।
कवि जनता के सौवोपन को किस तरह से चित्रित करता है, यानी कवि को जनता के जो सपना के किस तरह से चित्रित करता है। तो उत्तर में लिखेंगे, भारत की जनता सदियों से, युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही है। और भारत की जनता कैसी रही है, सदियों से और युगों से भारत के अधीनस्थ रही है। लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के सपना देख रही है। और कैसा रही है, अब क्या चिरकाल से है जो वो सपना देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और राजतंत्र कायम होगा। राजतंत्र क्या, राजा का समाप्त होगा और जनता का तंत्र क्या होगा, कायम होगा। यानी राजतंत्र का मतलब जहाँ राजा का शासन हो, जनता का मतलब जनता का शासन। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। अब राजा नहीं बल्कि क्या का राज करेगी, प्रजा राज करेगी। कविता के मूल भाव क्या है, संपेक्ष में स्पष्ट कीजिए, अथवा जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। तो उत्तर से यहाँ से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जय घोष है। तो प्रस्तुत कविता में आधुनिक भारत में क्या है, जनतंत्र यानी जनता का शासन का उद्घोष है। सदियों की पराधीनता को बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। सदियों के बाद पराधीनता यानी दूसरे के अधीन रहने के बाद क्या हो, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है। और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र को ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्राय को कविता में उजागर करते हुए कवि यह के एक नवीन भारत की शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं शासन पर आरूढ़ होना यानी रूढ़ होने का है। इसमें कवि ने जनता के निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनतंत्र को महत्व को स्थापित करने पर बल दिया है। राजतंत्र की जड़ में उखाड़ फेंकने का ताकत जनता में है और राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारी प्रजा ही है। ऐसा चित्रण किया गया है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता को वर्णन किस रूप में करता है, यानी कवि के जो आरंभ में कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता को वर्णन किस रूप में करता है। तो यहाँ से लिखेंगे उत्तर, कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता को सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है। तो भारतीय में कविता ने पहले में क्या किया, भारतीय जो जनता है सरल में विनीत छवि का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील होती है। जनता कैसी होती है, सहनशील होती है। जाड़ा गर्मी सबको सहती है। और कैसे करते, जाड़ा गर्मी सबको सहती है। दुख सुख में एक समान रहती है। और जनता कैसी रहती है, दुख सुख में एक समान रहती है। मिट्टी की मूरत की तरह अबोध है। जनता का फल की तरह जिसे जब चाहे जहाँ जिस तरह से रखे। जनता अबोध बालक है, जिस छोटे प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता। अर्थात भारत की भोली भाली जनता आसीनी पीड़ा को चुपचाप सह रहकर भी मुख बनी यानी गूंगी बनी रहने वाली है। राजा द्वारा शोषित होने पर भी प्रतिकार नहीं करती है। तो कवि के आरंभ में क्या है, भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो यहाँ इस तरीके से आपको लिखना है कि कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता को वर्णन किस रूप में किया। तो इस रूप में किया है ना, सुख दुख सहने वाली मिट्टी की मूरत का बोध है। जनता के फल की तरह जिसे जब चाहे जिस तरह से जनता बोध बालक की तरह छोटे प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता है। अर्थात भारत की भोली भाली जनता को सने पीड़ा है, चुपचाप रहकर भी मुख बनी रहने वाले। राजा द्वारा शोषित होने पर प्रतिकार नहीं करती है। ये तरीके से लिख देना। देवता मिलेंगे खेत में खलिहान में, पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर लिखना है, उत्तर में पंक्ति के माध्यम से, कविता में पंक्ति के माध्यम से कवि जनता स्वरूपी देवता की बात करते हैं। तो कवि किस देवता की बात करते हैं, तो जनता के जो स्वरूपी देवता की बात करते हैं। तो कवि पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करते हुए परिश्रम व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। तो क्या है, कवि की दृष्टि में क्या है, जो काम करते हुए परिश्रम व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। मंदिर मठ में तो केवल मूर्तियाँ रहती है। मंदिर मठ में कौन रहता है, केवल मूर्तियाँ रहती है। वास्तविक देवता वही है जो अपने कर्म और परिश्रम से समाज को सुखी समृद्धि उपलब्ध कराए। वास्तविक देवता वही है कवि के दृष्टि में, समाज को क्या करे, सुखी समृद्धि उपलब्ध कराए। तो यही यहाँ से लिख देना, देवता मिलेगा खेत में खलिहान में, पंक्ति माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस बात को लिख देना है। दिनकर रचिता जनतंत्र का जन्म शीर्षक की कविता का सारांश लिखे। तो उत्तर में यहाँ से लिखेंगे, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय की उद्घोषक हैं। समय का रथ सिंहासन की ओर बढ़ता आ रहा है।
एवं सिंहासनी आधुनिक नायक से कहते हैं कि अब तुम सिंहासन की मोह त्याग दो, यानी अंग्रेजों से कहते हैं कि अब तुम सिंहासन की मोह क्या कर दो, त्याग दो। इस पर केवल जनता का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है? जनता को। उसी जनता का इस सिंहासन पर अधिकार है जो युगों से पद दलित रही है और जिसमें अपने शोषण के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाई। वह जनता अब कोई दूधमुही बच्ची नहीं रही है जिसे खिलौने से बहलाया जा सके। जनता को कुपोकुल होकर अपनी भूकुटिया चढ़ती हैं तो भूचाल आ जाता है। बड़े बड़े बवंडर उठने लगते हैं, बड़े बड़े बवंडर उठने लगते हैं। उनका हुक्कार में महलों के उखाड़ फेंकने की ताकत है। उनकी सांसों में तेज के हवा में उड़ा देने का बल है। जनता की राह को रोकने की सक्षमता किसी में नहीं है। वह अपने साथ काल लिए चलती है, काल पर भी उसका शासन चलता है। सुनो, वह जनता युगों का शोषण का अंधकार की चीरती है, बड़े वेग के साथ सिंहासन की तरफ आ रही है। संसार के सबसे बड़ा जनतंत्र सिंहासन के पास खड़ा है। उसके हृदय में अभिषेक करो। तो अब तुम्हारे समय नहीं रहा है, अब प्रजा का समय है। देवता मंदिर, राजप्रासाद और तहखाने में निवास नहीं करती है। वास्तविक देवता तो खेतों में, खलिहानों में हल चलाते मिलेंगे, कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ते और फावड़े चलाते मिलेंगे। अब उन्हीं किसानों और मजदूरों की बारी है। अब वे ही राज सिंहासन पर रूढ़ होगा, यानी बैठेगा। सिंहासन खाली कर देने में तुम्हें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये अंग्रेज को कौन कह रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। और प्रश्न संख्या ये 9 है और ये अंतिम है। लिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। हुक्कार से महलों की नींव उखड़ जाती हैं, सांसों के बल से ताजे हवा में उड़ता है। जनता के रोक राह, समय में ताब कहाँ, वह जिधर चलती है काल उधर ही मुड़ जाता है। तो इसका ये भावार्थ करेंगे। प्रस्तुत पदांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता पे निहित व्याप्त शक्ति को उजागर किया है। इसमें कहा गया कि जनता जब जागती है तब शक्ति बल के आभास कराकर जब चल पड़ता है तो समय भी उसकी राह नहीं रोक सकती है, बल्कि जनता ही जिधर चाहेगी कालचक्र मुड़ सकती है। युगों युगों में अंधविश्वास वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। युगों युगों के सपना साकार होते हुए कदम बढ़ा चुका है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता है। ये कहना प्रस्तुत कविता का पूरा भावार्थ था। ठीक है, तो ये जितना है ना, इसी का पूरा भावार्थ था यहाँ। ठीक है, हिंदी में करके दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, डेट्स ऑल।